नाज़रीन, आज का दिन बड़ा तारीखी साबित हो रहा है और यूरोप से तारीखी जो एक्शन है वो सामने आ चुका है। अब कंडेमनेशन से बात आगे चली गई है और तारीखी एक्शन जो है वो सामने आ चुका है यूरोप से, जो इजराइल के लिए कोलैप्स का सबब बनेगा। और ये टर्निंग पॉइंट का जो एक्शन है वो इस वक्त सामने आ चुका है और ये फलस्तीन इजराइल के तनाज़े में एक बहुत बड़ा मोड़ है जो इस वक्त आया है। यूरोप जो सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, वहां से अब चीजें जब बदलना शुरू हो गई हैं और यूरोप से तिजारती, अस्करी, तालीमी और इन्वेस्टमेंट्स, बहुत बड़ा चेंज जो है वो सामने आ रहा है और एक्शन लिया जा रहा है। पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। जो यूरोपियन इवेंट्स हैं उनमें से इजराइल को निकाला जा रहा है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो, उसमें से इजराइल को निकाला जा रहा है। और ये वो सारी चीजें हैं जो इजराइल के लिए बैसाखियां हैं। तो वो जो बैसाखियां हैं अब वो रिवर्स होना शुरू हो गई हैं, वो नीचे से निकलना शुरू हो गई हैं और इसका नतीजा बगैर किसी डाउट के एक ऑलरेडी डिफीटेड इजराइल के लिए एक मुकम्मल कोलैप्स की सूरत के अंदर निकलने वाला है। क्योंकि देखिए, ईस्ट ऑलरेडी इजराइल को ना तस्लीम करता है और जो तस्लीम करते भी थे वो भी अब पीछे हट चुके हैं। और जो इजराइल की अस्करी, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक, ये सारी सपोर्ट जो है वो वेस्ट से आती है और वो तमाम सपोर्ट जो है इस वक्त रिवर्स हो रही है। तो ये इस तनाज़े के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ है। देखिए, जब इजराइल कायम हुआ मिजाज तौर पर तो वो एक तारीख का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर इजराइल मिडिल ईस्ट में ना होता तो तारीख किसी और अंदाज के अंदर चल रही होती। लेकिन इजराइल के आने से अब देखिए ना, इराक जंग कितने लोगों की जिंदगियां उससे मुतासर हुई और तबाह हुई। शाम की जंग कितने लोगों की जिंदगियां मुतासर हुई, तबाह हुई। लिबिया की जंग, यमन, लेबनान, आप जरा जंगें गिन लें और करोड़ों लोग हैं जिनको जिंदगियां तबाह हुई हैं और मुतासर हुई हैं। पीछे वजह क्या है? इजराइल का यहां पर होना। तो अगर इजराइल यहां पर ना होता तो ये जंगें भी ना होती, तो तारीख किसी और अंदाज में चल रही होती। तो एक बड़ा वाकया हुआ जो कि उस वक्त जब वो एक अनहोनी नजर आता था कि ये कैसे हो सकता है, यहां पर लाकर कैसे आबाद किया जा सकता है, लेकिन आबाद हुए क्योंकि सारी ताकत उनके पास थी। तो अब वही चीज जो अनहोनी लगती है कि इजराइल कोलैप्स कैसे हो सकता है, वेस्ट जो है वो इजराइल की हिमायत से कैसे पीछे हट सकता है, तो बहरहाल वो चीजें अब होना शुरू हो गई हैं। और उसके पीछे बैकग्राउंड है भाई, 100 साल हो चुके हैं और इन 20 महीनों में इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जब सारी दुनिया देख रही है कि एक्चुअली क्या हो रहा है और रिवायती मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा किया जाता था वो भी फेल हो चुका है, तो क्यों नहीं अब ये चीज अनहोनी जो लगती है वो क्यों नहीं हो सकती, तो वो चीज अब हो रही है। तो ये तमाम ताजा तरीन जो सूरत हाल है आपके सामने रखेंगे। आगाज यूरोप से करते हैं नाज़रीन। इस वक्त हिस्टोरिक रिएक्शन सामने आया है यूरोप से। नाज़रीन, आपको याद होगा बर्तानिया, फ्रांस और कनाडा की जानिब से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी जिसमें फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। यह स्टेटमेंट जो है वो एक पहला, आप समझ लें कि कतरा था इस शिफ्टिंग पॉलिसी का। वाज़े तौर पर नजर आया कि भाई वेस्ट जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। फ्रांस, बर्तानिया और कनाडा, तीन सबसे बड़ी पावर्स, उन्होंने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। हार्श लैंग्वेज जो है इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की, इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि इजराइल जब जुल्म कर रहा है। फिर यूरोप के दीगर मुल्कों ने भी बोलना शुरू कर दिया और कनाडा, फ्रांस और बर्तानिया ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि अगर इजराइल फौरी जंगबंदी नहीं करेगा तो हम कंक्रीट स्टेप्स लेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे। हर सूरत में ये जो अग्रेशन है इसको रोकना होगा। लेकिन इजराइल ने इसको कोई परवाह नहीं की, बल्कि यूरोप को ह्यूमिलिएट किया और नेतन्याहू ने मैक्रोन, बर्तानिया, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेकर उनको तानो तशनी की, उनको जब धमकियां लगाई और ह्यूमिलिएट किया, उनको इंसल्ट किया। तो अब उसका रिएक्शन सामने आया है, यानी उधर से यूरोप का रिएक्शन पहले आया, उसके जवाब में इजराइल ने कोई परवाह नहीं की बल्कि एस्केलेट कर दिया गजा में और यूरोप को तानो तशनी की और उनको धमकियां लगाई और बुरी जुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल की, उनको इंसल्ट भी किया। उसका जवाब अब आ चुका है। जो उन्होंने कहा था कि हम कंक्रीट और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे, ये वो जवाब है जो अब वहां से आ चुका है। और 100 साल के बाद तारीखी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यूरोप ने इजराइल के साथ जो पार्टनरशिप जो मुआहदा है उसको फॉर्मली रिव्यू करना शुरू कर दिया है। फॉर्मली इसका आगाज यूरोपीय यूनियन की जानिब से हो चुका है, एज अ होल ऑर्डर कर दिया गया है और ये इकदाम जो है वो इजराइल के कोलैप्स का सबब बनेगा बगैर किसी डाउट के। ऑलरेडी जो इजराइल हारा हुआ है उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट बेस खत्म हो रही है। यूरोप जो है यानी यूरोपीय यूनियन, ये सबसे दूसरे नंबर के ऊपर इजराइल का सपोर्टर, सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा सपोर्टर है इजराइल का तो वो यूरोपीय यूनियन है। और यूरोपीय यूनियन जो है ये इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इजराइल की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका में नहीं होती हैं, वो यूरोपीय यूनियन के अंदर होती हैं। और फिर जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, फिर जो एकेडमिक सपोर्ट है, जो इजरायली सेटलर्स वहां पर जाते हैं और उनकी यूनिवर्सिटीज वहां पर तालीम हासिल करते हैं और जो वहां से मराद मिलती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो कट होने जा रही हैं। और फिर आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हासिल है वो किस वजह से है कि ये उनकी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। एक दफा ईरान ने ये बात की थी
और हमने वो आपके सामने रखी भी थी, और ईरान ही ऐसी बातें कर सकता है जो असल गहराई में जाकर आप मतलब चीजों को देखते हैं। उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि वहां पर जो तरक्की हो रही है, वहां पर जो रिसर्च हो रही है, उसके ऊपर गलबा इजराइल का है, वो हाथ इजराइल के लग जाती है। ये सुप्रीम लीडर ने बयान दिया था, बहुत अरसा पहले की बात है, कोई 1-1.5 साल पहले। तो इनको वहां पर एडवांटेज हासिल, ये वहां पर जाते हैं और फिर उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एग्रीमेंट्स इजरायली इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हैं, और वो टेक्नोलॉजी इस तरह से भी इनके हाथ ट्रांसफर होती है। तो वो इनोवेशन और वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इनको है, उसमें बहुत बड़ा किरदार जो वो यूरोप का है, वो इस वक्त जो वो खत्म होने जा रहा है। और जो डिफरेंट नाज़रीन यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये पुश कर रहे थे यूरोपीय यूनियन को कि वो एज अ होल ऑप्शन लिया। अब देखें, यूरोपीय यूनियन ने बिल्कुल आंख और कान जो वो बंद कर रखे थे, और यूरोपीय यूनियन इकदाम उठाना नहीं चाह रही थी। इवन कुछ और ताकतें हैं, कुछ बड़ी ताकतें यूरोप की, वो भी नहीं चाहती कि इजराइल के खिलाफ इकदाम उठाया जाए। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ नाज़रीन यह है कि यूरोपीय यूनियन में मेजॉरिटी उनको हासिल हो गई है जो इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। यानी ममालिक एक तरफ ज्यादा जमा हो गए हैं, जो नहीं लेना चाहते वो कम तादाद के अंदर हैं, और जो पास करवाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करवाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो हासिल हो गई है। ज्यादा मुल्क एक साइड के ऊपर जमा हो गए, इसलिए वो जो 2-4 ताकतें हैं, अब उनका जब वो बस नहीं चल रहा है। और एज अ यूरोपीय यूनियन एज अ होल, उसकी भी जो ऊपर लीडरशिप बैठी है, वो भी तो प्रो इजराइल है, वो भी नहीं लेना चाहती। लेकिन जब यूरोप के मेंबर स्टेट्स कह रहे हैं कि एक्शन लेना है और मेजॉरिटी में एक साइड पर खड़े हो गए हैं, तो फिर उसको कौन रद्द कर सकता है? और इस बार आप देखिए, जो बड़ी तब्दीली आई है कि इजराइल ने यूरोप को धमकियां भी लगाई, लेकिन ना ही इस बार यूरोप ने अपनी टोन चेंज की, और इजराइल ने विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की, और यूरोप ने उस विक्टिम कार्ड को भी बहरहाल जो वो रिजेक्ट किया है। ये बात इस वक्त मानना पड़ेगी। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो कंक्रीट स्टेप्स की बात की गई थी, वो अब यूरोप जो है वो लेने जा रहा है। और एक बहुत बड़ी वजह, हमने डिफरेंट डायनामिक्स डिस्कस किए, बहुत बड़ी वजह पब्लिक ओपिनियन का चेंज होना, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का चेंज होना, ये एक बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर है जो इन यूरोपियन कंट्रीज को पुश कर रहा है अब वो जेनोसाइड वाली सफ में खड़े ना हो। और फिर एक और बड़ी चीज है कि जब बहुत सारे ममालिक एक तरफ जाकर खड़े हो गए और कह रहे हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, तो फिर जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी अब एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने अवाम के सामने और एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि मेंबर स्टेट्स बोल रहे हैं ना, यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट्स एक चीज को इंडोर्स कर रहे हैं, तो दूसरे कैसे उसके खिलाफ, अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ वो कैसे जा सकते हैं? तो जब बहुत सारे एक तरफ खड़े हो गए, तो दूसरी तरफ जो है वो बेनकाब हो गए। पहले तो यूरोपीय यूनियन एक मुतफिका उनका था ना, अब चूंकि मेजॉरिटी एक तरफ चली गई, प्रो पैलेस्टाइन चली गई, तो प्रो इजराइल जो गवर्नमेंट्स हैं अब उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा, और वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है। तो इस वक्त इजराइल के नाज़रीन चीखे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पार्टनरशिप जो है वो सस्पेंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूरोप जो है वो आगे बढ़ रहा है। और नीदरलैंड ने नाज़रीन ये प्रपोजल पेश किया है, जिसको 27 में से 17 कंट्रीज की हिमायत हासिल हो गई है, और ये मेजॉरिटी है जिसको अचीव कर लिया गया है। 1-2 और मुल्क भी साथ आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी यानी इसको अप्रूव करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए थी वो यहां पर जो है वो अचीव कर ली गई है। नीदरलैंड ने प्रपोजल पेश किया है, 17 मुल्क जो हैं वो ऑलरेडी एग्री हो चुके हैं और मजीद होने जा रहे हैं। अब ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इससे क्या असरात आने वाले हैं, मैं रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूं। ये एक कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसमें ट्रेड भी है, जिसमें एकेडमिक्स भी हैं, जिसमें मिलिट्री कॉपरेशन भी है, जिसमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी है। वो सारा कंप्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट है वो सारा वो रिव्यू करने जा रहे हैं। और इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वो पिलर्स हैं जो नीचे से निकल जाएंगे और इसका नतीजा इजराइल के कोलैप्स की सूरत में निकलेगा, क्योंकि ट्रेड यहीं पर हो रही है, उनके इंस्टीट्यूशंस यूरोप के साथ इंगेज कर रहे हैं, तो सब चीजें जो है वो डिस्ट्रॉय होने जा रही हैं। और इजराइल ऑलरेडी हारा हुआ है, मिलिटरीली हारा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो अभी तक जंग जारी रखे हुए और कायम है, वो पीछे हटने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली पीछे हटने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा वाकया है कि इसके असरात आते रहेंगे। यूरोपीय यूनियन रिव्यूज एसोसिएशन एग्रीमेंट विद इजराइल ओवर गाजा क्राइसिस। वो कह रहे हैं कि टेंशंस इजराइल और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो है वो बढ़ती चली जा रही है, एस्केलेट होती चली जा रही है। एंड नाउ यूरोपीय यूनियन कमीशन डिसीजन टू लॉन्च अ फॉर्मल रिव्यू ऑफ द ईयू इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट। फॉर्मल रिव्यू जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। हिस्टोरिक 17 यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट आउट ऑफ 27 उन्होंने बैक कर दिया है। डच ने ये प्रोपोजल, नेदरलैंड का ये प्रपोजल है। और फिर वो सीरीज ऑफ इवेंट्स बताते हैं कि 20 मई को क्या हुआ था। यानी ये एक बैकग्राउंड के साथ चीजें हो रही है ना, कि उन्होंने पहले एक सिग्नल दिया था कि ये जंगबंदी करो और एड दाखिल करो, और इजराइल ने उसका बल्कि तानो तशनी की और बुरी जुबान इस्तेमाल की। 20 मई को जो यूरोपीय यूनियन की टॉप डिप्लोमेट है क्लास, उन्होंने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ रिपीटेड डिस्कशंस की, कॉल्स पर बात हुई,
लेकिन कोई मीनिंगफुल स्टेप जो है वो इजराइल की जानिब से नहीं लिया गया। यानी यूरोप की इन चीजों को बस एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर देखा गया बाय द इजरायली गवर्नमेंट एंड लीविंग यूरोपीय यूनियन ऑफिशियल्स विद लिटिल अल्टरनेटिव्स। और इसका फिर नतीजा यह निकला कि यूरोपीय यूनियन के पास अब कोई चांस नहीं बचा। जब इजराइल ने उनके साथ बात भी हुई, उनको कन्वे भी किया गया और इजराइल ने कोई बात नहीं मानी, तो अब यूरोपीय यूनियन को एक्शन लेना था, क्योंकि मेंबर स्टेट्स भी और लोग भी निकले हुए थे। आपको याद है हमने वो रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि 2000 यूरोपीय यूनियन का जो स्टाफ है वो खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि अब एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है हॉराइजन यूरोप, ये एकेडेमिया से रिलेटेड है। और आप समझ लें कि इजराइल का जो टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च और ये सारी तरक्की है, रिसर्च इसमें जो उनको एडवांटेज हासिल है उसमें इस प्रोग्राम का बहुत किरदार है। हॉराइजन यूरोप इसका नाम है। ये भी इस जो प्रोग्राम रिव्यू वो करने जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट वो रिव्यू करने जा रहे हैं, उसमें वन ऑफ द ये प्रोग्राम भी है हॉराइजन यूरोप एंड इकोनॉमिक रिस्क। इसके साथ वो कह रहे हैं कि ये मोस्ट इंपैक्टफुल स्टेप्स होने जा रहे हैं। और इसकी जो सस्पेंशन है ये यूरोपीय यूनियन का सबसे फ्लैगशिप यानी सबसे बड़ा जो उनका रिसर्च प्रोग्राम है ये हॉराइजन यूरोप है। और इसमें इनोवेशन प्रोग्राम्स हैं और जो इजरायली एकेडमी ऑफ साइंसेज और ह्यूमैनिटीज है वो वार्न कर चुकी है कि अगर ये सस्पेंड हुआ that would pose a direct threat to country's research sector। तो ये पूरा इजराइल का जो रिसर्च सेक्टर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब रिसर्च आप कहेंगे भाई इसकी क्या, जो सारी तरक्की होती है वो रिसर्च के बुनियादी तौर पर उसको रिसर्च ही कहते हैं। सारी तरक्की भाई तहकीक होती है ना, तहकीक होकर ही इनोवेशंस होती हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज में हो या दूसरी साइंसेज के अंदर हो। टेक्नोलॉजी बुनियादी चीज तो रिसर्च ही होती है ना। तो इजराइल का जो पूरा रिसर्च सेक्टर है वो हिलने जा रहा है इस प्रोग्राम के साथ। 2024 के अंदर यहां से जो स्कॉलरशिप्स इसके तहत मिली हैं इजराइलियों को, $1 बिलियन की ग्रांट्स मिली हैं। कैन यू इमेजिन, $1 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। कितने लाख या टेंस ऑफ थाउजेंड्स, दसियों हजार इजरायली स्टूडेंट जब वो यूरोप गए होंगे, $1 बिलियन की रिसर्च ग्रांट्स मिली हैं और स्कॉलरशिप जो मिली है इस हॉराइजन यूरोप प्रोग्राम के तहत। ये जो आज वो एग्रीमेंट रिव्यू करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से वन ऑफ द हॉराइजन यूरोप है। इसमें से भी इजराइल को वो निकालने जा रहे हैं। एक्सक्लूजन यहां से निकालना फ्रॉम हॉराइजन यूरोप वुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू एकेडमिक एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। और फिर यह है ना कि जो इजरायली इंस्टीट्यूशंस हैं उनके यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। तो ये मोस्ट आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा जो यूरोप वहां से भेजेगा। Reconsidering their ties with Israel amid growing international security। और फिर नीचे जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं, जब ओवरऑल यूरोपीय यूनियन जो है वो ये फैसला कर लेगी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इदारे वो खुद ब खुद इजराइल के साथ एग्रीमेंट्स कैंसिल करते चले जाएंगे, क्योंकि वो देख लेंगे ना। देखें, अगर दुनिया को यह पता चल जाए कि अमेरिका ने अबंडन कर दिया है इजराइल को, तो फिर आप देखिए सिर्फ इतना दुनिया को मैसेज चला जाना कि अमेरिका ने इजराइल को अबंडन कर दिया है, फिर आप देखिए इजराइल के साथ होता क्या। बहुत सारे मुल्क तो इसलिए पीछे बैठे हुए हैं कि भाई जाएंगे तो आगे सामना अमेरिका के साथ होगा। जब दुनिया को सिर्फ इतना पता चल जाए कि अमेरिका यहां पर नहीं है, और सिर्फ इतनी बात से आप देखिए इजराइल के साथ होता क्या। तो जब यूरोपीय यूनियन ऊपर से कैंसिल कर रही है तो नीचे जो उनके इंस्टीट्यूशंस है उनको पता चल जाएगा हवाओं का रुख बदल रहा है, तो वो चुपके से वो भी निकल लेंगे। और यूरोपीय यूनियन जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल का। 32% जो इजरायली गुड्स हैं वो यूरोपीय यूनियन में जाती हैं। $42 बिलियन ये कैंसिल हो सकती हैं। और इसमें वो बताते हैं कि शायद ये सारी कैंसिल ना हो, लेकिन इसमें टारगेटेड स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं। और वो लिखता है कि ये जो टारगेटेड स्टेप्स हैं ये भी बहुत है, क्योंकि ये इजराइल की जो कंपिटिटिवनेस है यूरोपीय यूनियन के अंदर, उसकी मार्केट के अंदर, वो चैलेंज कर देगी। यानी वो सारी की सारी ट्रेड बेशक मुअत्तल ना भी करें, वो टारगेटेड स्टेप्स लेंगे तो जो कंपिटिटिवनेस है वो यूरोपियन मार्केट के अंदर नीचे आ जाएगी इजराइल की। तो इनकी चीजें वैसे ही डिक्लाइन में चली जाएंगी, इनकी चीजें खरीदा कोई नहीं। तो वो सारी ट्रेड ना भी कैंसिल हो, सिर्फ टारगेटेड अगर वो स्टेप्स लेने जा रहे हैं तो ये भी बहुत है। और फिर वो लिखता है कि ये जो अब इकदाम आज वो लेने जा रहे हैं, जिसका बाकायदा फॉर्मल आगाज कर दिया गया है, इसका पीछे बहुत बड़ा मुहर्रक 19 मई है, जिस दिन ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की थी और वार्न किया था पोटेंशियल ज्वाइंट मेजर्स। यानी ये सीरीज में वाकयात हो रहे हैं। यूरोप ने एक बात की और वजूहात क्या है वो हम आपके सामने रख चुके हैं। यूरोप ने एक बात की, इजराइल ने उसको नहीं माना, तो अब उसका जवाब है। 19 मई को यह स्टेटमेंट जारी हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम कंक्रीट और ज्वाइंट मेजर्स लेंगे, तो आज वो लिए जा रहे हैं। और 20 मई को काजा कलास ने कहा कि सिचुएशन जो गजा में है ये बड़ी कैटास्ट्रोफिक है। पहली बार यूरोपियन की जुबान के ऊपर ये आया। और इजराइल ने जो एड दाखिल की है दैट इज अ ड्रॉप इन द ओशन। ये यूरोपीय यूनियन की टॉप डिप्लोमेट ने 20 मई को कहा कि जो एड दाखिल हो रही है ये समंदर के अंदर कतरे के मुतरादिफ है। इजराइल ने उसको भी इग्नोर किया। और 21 मई को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर यह वाकया हुआ।
21 मई को वेस्ट बैंक के अंदर यूरोपीय यूनियन के जो डिप्लोमेटिक जो डेलीगेशन था उसको ऊपर जो है वो फायरिंग की गई। इसने चीजों को और ज्यादा खराब किया इजराइल और यूरोप के दरमियान, और यूरोपीय यूनियन कॉल्ड द इंसिडेंट अनएक्सेप्टेबल एंड डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी। ये 19, 20 और 21 मई को बड़े वाकयात हुए, ठीक है, और फिर इजराइल का रिएक्शन आया, जवाब दिया गया, और अब ये बड़े वाकयात। फिर वो लिखते हैं कि ग्रोइंग डिवाइड विद इन द यूरोपीय यूनियन। इजराइल के हवाले से अभी भी मतलब इजराइल की जो हिमायती ताकतें हैं वो अभी भी यूरोपीय यूनियन के अंदर मौजूद है। भाई 17 ने सपोर्ट किया ना, बाकियों ने तो सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब हो क्या रहा है कि चूंकि मेजोरिटी एक तरफ चली गई है, तो जो मुखालिफ में खड़े हैं उनके पर ज्यादा, उनके लोग ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन सबका रुख उधर हो गया कि अच्छा तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम अभी भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि तमाम गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग जर्मनी और बाकी सारे जो अभी तक इसमें 17 में नहीं आए, वो भी जंगबंदी का मुतालबा तो कर रहे हैं और ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इजराइल सिविलियंस को मार रहा है। तो फिर उनसे पूछा जा रहा है कि अच्छा आप क्यों नहीं आ रहे, और फिर मिडिल ईस्ट के से वो इन्वेस्टमेंट्स भी ले रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट को भी पता चल रहा है कि अच्छा ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो इस तरह वो एक्सपोज हो गए हैं। नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड रोमानिया इंडिकेट अ शिफ्ट इन यूरोपीय यूनियन डायनामिक्स, पोटेंशियली टिपिंग द स्केल टुवर्ड मोर डिसाइसिव एक्शन। यानी नेदरलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, रोमानिया ने, इन्होंने और ज्यादा सख्त आवाज उठाई और कहा कि डिसाइसिव एक्शन जो है वो अभी लेना होंगे। और आगे वो कहते हैं कि इजराइल के साथ जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा, और इनको जो प्रिविलेज दी जाती हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वो खत्म करना होगी, और 55% मेजोरिटी अमंग यूरोपीय यूनियन स्टेट जो चाहिए होती है वो इस वक्त ऑलमोस्ट अचीव हो गई है। व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर ईयू इजराइल रिलेशंस। अब अगर अभी जंग नहीं रुकती तो आगे क्या होने जा रहा है। इफ एंड वन इजराइल विल परसीव्ड एज अ कंट्री यू डू नॉट डू बिजनेस विद आर हाई टेक एंड डिफेंस टेक रिस्क कोलैप्सिंग। रिस्क कोलैप्सिंग, अगला नतीजा यह होगा कि इजराइल को अगर अब भी समझ ना आई और उसने जंग जारी रखी तो यह सारे इकदाम का नतीजा इजराइल के कोलैप्स की सूरत में निकलेगा। इजरायली एम्बेसडर इन ईयू वो ये कह रहा है कि ये जो एक्शन आज यूरोपीय यूनियन लेने जा रही है, द रिव्यू डिसीजन इज अ स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये तो बड़ा यूरोप गलत डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन अब वो फर्क नहीं पड़ रहा, यूरोप जिसमें है वो आगे चल रहा है। 3 वोट्स मजीद उनको चाहिए जो कि अचीव हो जाएंगे, और यूरोप इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है। फॉर मैनी यूरोपीय यूनियन ऑफिशियल्स द टाइम फॉर सिंबॉलिक जेस्चर्स आर गॉन। यूरोपीय यूनियन स्टेट्स के लिए, जिसमें स्पेन, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, ये कह रही हैं कि अब जो सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं उसका टाइम जा चुका है। कंडेमनेशंस, ये वो इसका टाइम जा चुका है। इकोनॉमिक प्रेशर और इससे इजराइल की जो ग्लोबल आइसोलेशन है ये और बढ़ने जा रही है, अनटिल एंड अनलेस के यहां पर जंगबंदी जो है वो हो जाए, ठीक है। और फ्रांस के सदर जो इंडोनेशिया में थे और फलस्तीनी रियासत और उनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आवाज, और फ्रांस के सदर मैक्रोन जैसे इंडोनेशिया में थे और उनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर वहां पर उनसे पूछा गया। तो फ्रांस को भी, चूंकि फ्रांस आगे कॉन्फ्रेंस में जा रहा है तो इसमें फ्रांस को भी वोट डालना होगा और फ्रांस को भी आवाज उठाना होगी। तो ये बहरहाल बहुत। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं और क्या होने जा रहा है, बड़ा तारीखी, यानी ये वो चीजें हैं जिसका हमने 1 सेंचुरी इंतजार किया है। ये वो चीजें हैं जो आने वाला पूरा जो लैंडस्केप है उसको बदलने जा रहे हैं। तो इसके असरात हम डिस्कस करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। यूरोविजन ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ये सॉन्ग कॉन्टेस्ट का इवेंट होता है, अभी रिसेंटली हुआ, उसकी स्टोरी भी हमने आपके सामने रखी जिसमें इजराइल को शिरकत का मौका दिया गया। फिर बहुत सारी कल्चरल बाकी इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के हैं, जो होते सिर्फ यूरोपीय यूनियन के हैं, सिर्फ उसमें यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट जब वो शिरकत कर सकती हैं या यूरोप के दीगर मुल्क, लेकिन बाहर से कोई नहीं शरीक हो सकता। लेकिन एक ही मुल्क है जो यूरोप का नहीं है लेकिन उसको मौका दिया जाता है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल जब वहां पर जाकर उनके कल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत करता है, तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये तो मिडिल ईस्ट का मुल्क है, अगर आप इसको मुल्क ही कहते हैं तो ये तो मिडिल ईस्ट का है, ये यूरोप का तो नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं, इजराइल की जो तहजीब है वो हमारे साथ मिलती है, ठीक है, इजराइल की तहजीब जो है वो हमारे साथ मिलती है, इनका कल्चर और हमारा एक सेम है, ठीक है। आप जरा अंदाजा लगाएं, इस तरह के आगे से जवाब पेश किए जाते हैं, कोई बोलता नहीं है, जारी बात है, कोई कैसे बोलेगा। लेकिन अब स्पेन, आयरलैंड, ये सारे मालिक जो हैं, और ये प्रोग्राम जो रिव्यू होने जा रहा है, एग्रीमेंट, अब इसमें वो कह रहे हैं कि जितनी लीग्स हैं उसमें से निकालें इजराइल को, स्पोर्ट्स के तमाम कल्चरल इवेंट्स, यूरोविजन ये सबसे बड़ा ये इवेंट है, यूरोविजन सबसे बड़ा इवेंट है, इससे निकालें। तो अब आप जरा अंदाजा करें कि हमास अपनी जगह पर मौजूद है और उसके बारे में कई रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख चुके हैं कि वो कितना लंबा अरसा लड़ने के लिए तैयार है। और इधर हुतीस सुबह शाम, और उधर सायरन्स बज रहे हैं, सुबह शाम सायरन्स बज रहे हैं। और अभी हमने 600 दिन के ऊपर जो मुकम्मल होने पर जो आर्टिकल आपके सामने रखा, जिसमें उनकी मिलिट्री कॉरेस्पोंडेंट बता रही हैं कि कोई अचीवमेंट हासिल नहीं और कोई अचीवमेंट हासिल नहीं होने जा रही, और दुनिया इस तरह से, यूरोप इस तरह से स्टांस बदल रहा है, अपनी पॉलिसी जो है वो शिफ्ट करने जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन अब उनको मुतासर कर रही है, दीगर बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको मुतासर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो अगर अभी भी जंग नहीं रुकेगी तो ये इजराइल अल्टीमेटली अपने कोलैप्स की तरफ जो है वो जा रहा है। अब आप देखिए, इटली ने जो इजिप्ट का रिकंस्ट्रक्शन प्लान है उसको
जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, इसको बैक कर दिया है। इजराइल्स गाजा एक्शंस नाउ अनएक्सेप्टेबल सेज इटालियन फॉरेन मिनिस्टर। firmly rejected Israeli ministerial proposal to expel Palestinians from Gaza, declaring before parliament that such a move is not and will never be an acceptable option. इटालियन फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर कहा कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेसमेंट, इसको हम रिजेक्ट करते हैं और एब्सोल्युटली ट्रेजिक और अनएक्सेप्टेबल ये अब जो स्ट्राइक्स हैं और जो एग्रेशन है वो उसमें तब्दील हो चुका है। स्ट्रेसिंग द नीड फॉर इमीडिएट halt to the bombing and restoration of international humanitarian standards. Italian foreign minister backs Egypt Gaza reconstruction plan, urges ceasefire. और आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, innocent children and civilians are being slaughtered in Gaza. ये अब बिल्कुल टोन जो है वो यूरोप की तब्दील हो चुकी है और आज वो फॉर्मली वो एग्रीमेंट जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें बाकी इवेंट्स और ग्रांट्स हैं और एकेडमिया है और डिफेंस में बहुत सारी चीजें हैं जो इंगेजमेंट की जाती है, यानी सबसे बड़ा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको वो फॉर्मली रिव्यू करने जा रहे हैं और मेजोरिटी ऑलमोस्ट हासिल हो चुकी है। 3 वोट्स और चाहिए, 17 हासिल हो गए हैं और बाकियों के ऊपर दबाव आ रहा है कि वो भी आकर ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये एक तारीखी इक़दाम है यहां से उठाया गया है और चीजें बदल रही और ये बिल्कुल इजराइल की हार है। जंग शुरू कहां से हुई थी, अब जरा अंदाजा करें, अगर आपने फतह और शिकस्त का देखना है, अंदाजा करें कि इजराइल के तहदी उसको छोड़ रहे हैं, फलस्तीन के तहदी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि फलस्तीन के तहदी तो बड़े हैं, फलस्तीन के लिए आवाज तो बड़ी है और मिडिल ईस्ट के मुल्कों की भी मजबूरी बन गई है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय से लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।